इस फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो हम लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ हम शुरुआत करेंगे उन फीचर्स से दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट वन इज़ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, जिसको लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये 4 टाइप की होती है: सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आती है बॉडी सिमेट्री। इसके आधार पे ऑर्गेनिजम्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है: ए सिमेट्रिकल, बायलिटरली सिमेट्रिकल एंड रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सिलोम। ये भी ऑर्गेनिजम्स को 3 टाइप में डिवाइड करता है: सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, सूडोसिलोमेट्स एंड ए सिलोमेट ऑर्गेनिज्म। सिलोम क्या होता है ये आगे हम देखने वाले हैं डिटेल में। द लास्ट वन इज पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम्स ये 2 टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को ऐसे क्लासिफाई किया जाता है वेदर द ऑर्गेनिज्म हैज़ सेम ऑर्गेनिज्म हैज़ बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल्स एंड फीमेल्स के एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। अगर सेम ऑर्गेनिज्म में होते हैं दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, तो उसको हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। ये टर्म हर्माफ्रोडाइट हमें देखने को मिलेगी इन द चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, क्लास 12 बायोलॉजी। एंड अगर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स या ऑर्गन्स, तो इसको बोला जाता है टर्म को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये टर्म हमें देखने को मिलेगी इसी बुक के 7 चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर। तो इन दोनों टर्म्स को डिटेल में आगे भी देखने वाले हैं सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। ये थे कुछ फीचर्स जिनके आधार पे एनिमल्स को क्लासीफाई किया जाता है। अब इन्हीं को आगे डिटेल में बताया गया है इस चैप्टर में। पहला है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, जिसको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जा सकता है। In sponges, cells are arranged as loose cell aggregates, that is, they exhibit cellular level of organization। तो सबसे पहले तो ये that is नहीं होता, in essence होता है। मैंने आपको बताया है ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर भी। तो स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ की गई है, लूज सेल एग्रीगेट्स की फॉर्म में पड़ी रहती हैं इसमें सेल, ये अरेंजमेंट होती है सेल्स की। अब यहाँ पे इस लूज वर्ड का सिग्निफिकेंस होता है, अगर सिर्फ सेलुलर एग्रीगेट्स बोला होता तो टिश्यू बन जाता, बिकॉज टिश्यू इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस। व्हेन दे आर अरेंज्ड टुगेदर दे आर एसोसिएटेड एज टिश्यूज। तो अगर सिर्फ सेल एग्रीगेट्स बोलता तो टिश्यू ही हो जाता, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाता, जो कि इसमें नहीं होता, इसमें सेलुलर लेवल ही होता है। दैट्स वाई लूज सेल एग्रीगेट्स उसको बोलना पड़ा, यानी सेल्स आर नॉट एसोसिएटेड दैट मच इनफ टू फॉर्म टिश्यू। टिश्यू फॉर्म करने के लिए एक्चुअली एक ये 2 क्राइटेरिया होते हैं। सेल्स को इतनी क्लोजली एसोसिएटेड होना पड़ता है कि दे परफॉर्म द सेम फंक्शन इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। एंड दूसरी बात, इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी होना चाहिए टिश्यू की फॉर्मेशन के लिए, जो कि आपको देखने को मिलेगा इन द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर। उसमें टिश्यू की डेफिनेशन है एक और, तो वहाँ पे एक डिटेल डेफिनेशन है टिश्यू की। तो वहाँ से आपको पता लगा कि टिश्यू is the collection of cells performing the same function plus the intercellular substance also that form a major component of the tissue। उसके बिना टिश्यू सर्वाइव ही नहीं कर सकता, वो इंटरसेलुलर सब्सटेंस लिम्फ या ब्लड हो सकता है। तो ये दोनों क्योंकि उसी चैप्टर में आने वाले हैं टिश्यू में, दैट्स वाई उसकी रेलेवेंस वहाँ है, इसलिए वो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया इस डेफिनेशन में। दैट सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन अरेंज इनटू टिश्यू, यहाँ इतना ही बता दिया गया टिश्यू का। मैंने आपको बताया कि कैसे ये अधूरी डेफिनेशन है। एंड ये भी मैंने आपको बताया कि जिक्र क्यों नहीं किया गया यहाँ पे उस इंटरसेलुलर सब्सटेंस का, बिकॉज जो ब्लड और लिम्फ होता है इंटरसेलुलर सब्सटेंस, वो डिटेल में हम पढ़ेंगे उस चैप्टर में। दैट्स वाई उसका जिक्र वहाँ किया गया है। सो ये अधूरी डेफिनेशन है टिश्यू की, मैंने आपको बताया यहाँ कैसे है। एंड लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं स्पंजेस के अंदर, इसका मतलब है सेल्स आर नॉट दैट मच एसोसिएटेड। अब
सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन स्पॉन्जिस के अंदर भी होते हैं। क्वानोसाइट्स होती हैं, आगे अब देखेंगे जब हम स्पोरीफेरा को पढ़ेंगे, और स्पाइक्यूल्स भी इसमें पाए जाते हैं। यानी बहुत सारी सेल्स का सेम फंक्शन तो होता है स्पॉन्जिस के अंदर भी। जैसे क्वानोसाइट्स हैं, उनका कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं, सारी की सारी क्वानोसाइट्स सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगी। यानी ये कंडीशन तो स्पॉन्जेस में भी वैलिड होती है। तो टिश्यू होना चाहिए ना स्पॉन्जेस में, लेकिन टिश्यू इसलिए नहीं होता बिकॉज दे आर लूजली कनेक्टेड। देयर फंक्शन इज नॉट दैट मच इंटरकनेक्टेड, कोऑर्डिनेटेड फंक्शन नहीं होता, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता उनका फंक्शन। एक टर्म और आएगी स्पॉन्जेस में, दैट देयर इज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, हर सेल अपने डाइजेशन का अपने आप ख्याल रखती है, कोई कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होती जो कि ज़रूरी होती है टिश्यू में। एज अ होल सारी सेल्स की कोऑर्डिनेशन होता है उनमें, जब जाके टिश्यू बनता है। तो दैट्स हाउ लूज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें, सेलुलर एग्रीगेट्स यानी कलेक्शन ऑफ सेल्स लूजली हेल्ड टुगेदर, दैट्स हाउ इसमें सेलुलर लेवल होता है, नॉट टिश्यू। सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज अकर अमंग द सेल्स, सो ये होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वानोसाइट्स होती हैं, इनका कुछ काम होता है, स्पाइक्यूल्स भी होती हैं उनमें, उनका कुछ और काम होता है। यानी ये टर्म ये बता रही है कि जितनी भी सेल्स होती हैं स्पॉन्जेस के अंदर, उनका सबका एक ही काम नहीं होता। ऐसा ज़रूर होता है कि अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनके, लेकिन कोऑर्डिनेटेड नहीं होते। अगर फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हो गए सेल्स के और इंटर सेलुलर सब्सटेंस भी आ गया तो वो टिश्यू बन जाएगा, जो कि इसमें नहीं होता, सेलुलर लेवल होता है। तो ये डिवीजन ऑफ लेबर है, आपको यही समझाने के लिए बताया गया है कि इवन दो सेल्स ही होती हैं स्पंजेस के अंदर, लेकिन सेम टाइप ऑफ सेल्स नहीं होती सारी, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अलग अलग फंक्शंस वो ज़रूर परफॉर्म करती हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटेड नहीं होते फंक्शंस, वरना तो टिश्यू ही बन जाता। अब ये जो चीज़ है इसमें कि इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है स्पंजेस के अंदर, ये एवोल्यूशन से आप समझ पाएंगे। प्लांट्स के बाद क्योंकि एनिमल्स आते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम जानते हैं कि प्लांट्स के तुरंत बाद आते हैं एनिमल्स, फोर्थ किंगडम होती है प्लांटे, फिर आती है एनिमेलिया। अब प्लांट्स के बारे में एक बात अब पढ़ने को मिलेगी इन द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जो 14 चैप्टर है इसी बुक का, कि एवरी प्लांट सेल टेक्स केयर्स ऑफ इस रेस्पिरेशन नीड्स ऑन इट्स ओन। तो हर सेल अपने रेस्पिरेशन की ज़रूरतें अपने आप पूरी कर लेती है, कोई कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट नहीं होती सेल्स की, अपने आप वो ख्याल रख देती है एक एक सेल प्लांट्स के अंदर। वही चीज़ यहाँ पे आगे इन प्रीमिटिव एनिमल्स यानी स्पॉन्जेस में देखने को मिली। तो ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। प्लांट्स में जैसे एक एक सेल अपने रेस्पिरेशन का ध्यान खुद रख लेती है, उसका दूसरी सेल्स की हेल्प नहीं लेती, वैसे ही इन प्रीमिटिव एनिमल्स में जो कि प्लांटे के तुरंत बाद आते हैं, सबसे पुराने एनिमल्स हैं ये स्पंजेस, इनमें भी वही होता है, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, यानी हर एक सेल अपने डाइजेशन का खुद ध्यान रखती है। तो ये इवोल्यूशनरी पॉइंट मैंने बताया आपको यहाँ पे। इन सीलन ट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, तो सेलुलर से आगे अब टिश्यू लेवल आ जाएगा सीलन ट्रेट्स में। हेयर द सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू टिश्यू एंड हेंस टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको टिश्यू की एक्चुअल डेफिनेशन बताई कि विदाउट इंटरसेलुलर सब्सटेंस पॉसिबल नहीं है टिश्यू की बात करना। एंड यहाँ पे अधूरी डेफिनेशन दी गई है, मैंने उसका रेलेवेंस भी बताया आपको, जस्टिफाई किया कि कैसे अधूरी डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे, और पूरी डेफिनेशन वहाँ ही क्यों दी गई है, यहाँ क्यों नहीं पूरी गई दी गई है, क्योंकि ब्लड और लिम्फ ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हैं इनका जिक्र वहाँ ही आता है, यहाँ इनको दे के कोई फ़ायदा नहीं था। A still higher level of organization, organ level, is exhibited by members of platyhelminths and other higher phyla, where tissue are grouped together to form organs. तो सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स ये दो फाइला हो गई, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहले स्पॉन्जेस थे उनमें सेलुलर था, अब प्लेटीहेलमेंट्स में आ गया ऑर्गन्स, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली इसमें ऑर्गन सिस्टम भी इसमें होता है, is specialized for a particular function, organs are specialized for a particular functions। क्योंकि इसमें टिश्यूज ग्रुप टुगेदर होके ऑर्गन्स बन गए हैं, तो ऑर्गन्स का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड ही होगा,
एक ऑर्गन का जो फंक्शन होगा वो दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेगा, उसकी सहायता करेगा। तो ये होगी कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गन्स, और इसी को ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि इसमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे जब प्लैटी हेलमेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा इस फाइला को, तो वहाँ पे भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बाद में एक समरी टेबल दी गई है सारी फाइलर्स की, वहाँ पे इसको ऑर्गन सिस्टम बोला गया है। तो आप वहाँ पे सरप्राइज ना हो जाएं देख के इसको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गन्स जहाँ आ गए वहाँ ऑर्गन सिस्टम समझिए आ ही गया, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड वे में ऑर्गन्स फंक्शंस परफॉर्म करेंगे एंड उसी को ऑर्गन सिस्टम बोला जाता है। इन एनिमल्स लाइक एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, अभी प्लैटी हेलमेंट्स के बाद जितने भी होते हैं आस्क हेलमेंट से लेके इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। प्लैटी हेलमेंट से आगे जितने भी हैं, organs have associated to form functional systems, each system concerned with a specific physiological function. This pattern is called organ system level of organization. तो प्लैटी हेलमेंट्स की बात आते हैं, आस्क हेलमेंट्स उनसे लेके कोरडाटा तक होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। digestive system in platyhelminths has only single opening where the body serves as mouth and anus। तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, ओपन एंड क्लोज। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट और कंप्लीट भी बोल सकते हैं इसको। इनकम्प्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन देयर इज ओनली वन ओपनिंग टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। माउथ एंड एनस दोनों की तरह एक ही ओपनिंग काम करती है, इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। जब पूरी एलिमेंट्री कनाल होती है दो ओपनिंग के साथ, उसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट ओपन एंड क्लोज, इट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम के जो दो टाइप्स हैं, दीज आर इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सर्कुलेटरी ओपन और क्लोज का होता है, जो कि आगे बताया गया है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ टू ओपनिंग। सो प्लैटी हेलमेंट्स में इनकम्प्लीट होता है, टीनोफोरा और सीलेंट्राटा इन दोनों में भी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। आगे हम देखेंगे जब डिटेल में इन दोनों फाइलों को डिस्कस किया जाएगा। The circulatory system may be of two types: open type, in which blood is pumped out of the heart and cells and tissues are directly bathed in it. So open type, as the name suggests, इसमें कोई भी आपको पाइप्स वगैरह देखने को नहीं मिलती जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। इसमें सीधा ही हार्ट से पंप किया जाता है और सेल्स और टिश्यू नहा रहे होते हैं ब्लड में। कोई रेगुलेटेड मूवमेंट ऑफ ब्लड नहीं होती इसमें, इसलिए ये प्रीमिटिव यानी पूर सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन माना जाता है। प्रीमिटिव एनिमल्स में ये पाया जाता है ओपन टाइप। इससे एडवांस होता है क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इन विच ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ह्यूमंस में भी यही पाया जाता है, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्योंकि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो ऑफ ब्लड बहुत ही प्रिसाइजली रेगुलेट किया जा सकता है, किस ऑर्गन के थ्रू कितनी प्रेशर से ब्लड को फ्लो कराना है, ये बहुत अच्छे से इसमें हैंडल किया जा सकता है क्लोज टाइप में, क्योंकि इसमें वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है ब्लड। सो दैट्स वाई इट इज़ एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये हमने बात करी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फीचर की, दैट इज़ यूज टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म। उसके बाद है सिमेट्री। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो पोरीफेरा में आते हैं स्पॉन्जेस, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। इसका मतलब क्या है सिमेट्री का? एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड दैम इनटू इक्वल हाफ्स। सो एसिमेट्रिकल एज द नेम सजेस्ट, इसमें इन ऑर्गेनिजम्स में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। किसी भी तरीके से आप इनको काटिए, दो एक जैसे दिखने वाले हाउस में इनको काटा ही नहीं जा सकता, दैट्स वाई इनको एसिमेट्रिकल बोला गया है।
When any plane passing through the central axis of the body divides the organism into two identical halves, it is called radial symmetry. तो यहाँ पे इस वर्ड को नोट कीजिए, एनी प्लेन। तो सेंट्रल एक्सिस से, ऑर्गेनिज्म के सेंट्रल एक्सिस से पास करता हुआ प्लेन, कोई भी प्लेन हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर वो उसमें ऑर्गेनिज्म को काटा जाए तो उसके दो इक्वल दिखने, सेम दिखने वाले हाफ जनरेट हो जाएंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है रेडियली सिमेट्रिकल, और इसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और इकाइनोडर्म्स रेडियल सिमेट्री के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे इकाइनोडर्म्स बोला गया है तो हम समझेंगे कि अडल्ट इकाइनोडर्म्स बोला गया है। एक्चुअली जो लार्वा होता है इकाइनोडर्म्स का, उसकी बायलिटरल सिमेट्री होती है। तो अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म्स की बात की जा रही है, तो सिर्फ इकाइनोडर्म्स दिया है तो आप अडल्ट इकाइनोडर्म उसको मानेंगे, तो इकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री होती है, ऐसा बोलेंगे। Animals like annelids, arthropods, etc., where body can be divided into identical left and right halves only only through one plane, they exhibit bilateral symmetry. तो प्लेटी हेलमिन्स या सीलेंट्रेट टीनोफोर्स प्लेटी हेलमिन्स आते हैं। इनके बाद प्लेटी हेलमिन्स से लेके हमारे कोरडाटा तक सब में बायलिटरल सिमेट्री पाई जाती है। बीच में एक एक्सेप्शन है इकाइनोडर्माटा, जिसमें अडल्ट्स में रेडियल सिमेट्री होती है। लार्वा में इसमें भी बायलिटर पाई जाती है। तो आपने पढ़ ही ली इसकी डेफिनेशन। सिर्फ एक ही प्लेन है जिसमें आप ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हुई बायलिटरल सिमेट्री। ये कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको दिए हुए हैं, डायग्राम्स इनके। इस पहले में रेडियल सिमेट्री बताई गई है, तो ये डायग्राम है हाइड्रा का। अब मुझे कैसे पता लगा कि ये हाइड्रा का डायग्राम है? तो आगे जब सीलेंट्रेट्स आप पढ़ लेंगे तो आप कैरेक्टरिस्टिक समझ जाएंगे सीलेंट्रेट्स के, कि ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है। उसमें पाए जाते हैं टेंटैकल्स, इन स्ट्रक्चर को टेंटैकल्स बोला जाता है। सो ऐसे आप पहचान जाएंगे कि ये हाइड्रा होता है। हाइड्रा का एग्जांपल है सीलेंट्रेट्स का, इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। हमने पढ़ा था अभी, सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स और इकाइनोडर्म्स में रेडियल सिमेट्री होती है। साथ साथ एग्जांपल्स और ये कंसेप्ट रिवाइज करते चलिए। ये दूसरा आपको डायग्राम दिया गया है केकड़े का, जो कि होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर, और हमने देखा कि प्लैटी हेलमेंट से लेकर कोरडाटा तक बायलिटरल सिमेट्री होती है, तो इसमें बायलिटरल सिमेट्री पाई जाएगी। तीसरा बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन है द एम्ब्रायोनिक लेयर्स, किसमें कितनी पाई जाती हैं। इसको डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है ये। Animals in which cells are arranged into two embryonic layers, an external ectoderm and internal endoderm, are called diploblastic animals. तो जिन एनिमल्स के एम्ब्रियो में दो लेयर्स बन जाती हैं सेल्स की, एक्सटर्नल एक्टोडर्म, एज द नेम सजेस्ट, एक्टो मीन्स आउटसाइड एंड एंडो मीन्स इनसाइड, तो उनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोला जाता है। सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स इनके एग्जांपल्स हैं। दोनों में डिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट मिलता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्ब्रायोनिक सेल्स इन लेयर्स ऑफ सेल्स इन एम्ब्रियो। सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स, इनके बहुत सारे फंक्शंस सिमिलर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं, बिकॉज इवोल्यूशन में ये दोनों पास पास होती हैं। सीलेंट्रेट्स के तुरंत बाद टीनोफोरा आता है, दैट्स वाई इनके मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर। एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इन डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स। तो मीजोग्लिया होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में डिप्लोब्लास्टिक में, और ये ही मीजोग्लिया डिफ्रेंशिएट हो जाती है इनटू मेसोडर्म इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ये आपको डायग्राम दिया गया है। मेसोग्लिया पाई जाएगी डिप्लोब्लास्टिक में बिटवीन एक्टो एंड एंडोडर्म, एंड ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगी इनटू मेसोडर्म इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स।
those animals in which developing embryo has a third germinal layer, mesoderm, between ecto and endoderm, are called triploblastic animals. And platyhelminths से लेके chordates तक सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स तुरंत बाद आता है टीनोफोरा के। आगे है सिलोम, इट इज़ नथिंग बट अ कैविटी। सी से सिलोम, सी से कैविटी। इट इज़ बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल एंड इट इज़ लाइंड बाय मीजोडर्म। तो बॉडी वॉल होती है एब्डोमिनल वॉल और गट वॉल होती है एलिमेंट्री कनाल। तो हमारी एलिमेंट्री कनाल के बीच में और बॉडी वॉल यानी एब्डोमिनल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है यानी जो कैविटी होती है उसको सिलोम बोला जाता है। और ये मीजोडर्म के द्वारा लाइन की जाती है दोनों साइड से। ये देखिए ऊपर से भी और नीचे से भी, दोनों साइड से ये मीजोडर्म के द्वारा लाइन की जाती है, मीन्स कवर की जाती है। ये है सिलोम कैविटी। तो इसको बोला जाता है सिलोम। और जिनमें ये पाई जाती है सिलोम कैविटी उनको सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। एनिलिड्स से लेके कोरडाटा तक सारे सिलोमेट्स होते हैं। एंड आस्क हेल्मिन्थ्स जो एनिलिड्स से पीछे होते हैं, दीज आर सूडोसिलोमेट्स। और इनसे पहले वाले प्लैटीहेल्मिन्थ्स, दीज आर ए सिलोमेट्स एनिमल्स। एक्चुअली पोरीफेरा, टीनोफोरा, सीलेंट्राटा ये तीनों भी ए सिलोमेट होते हैं क्योंकि सिलोम तो इनमें भी पाया नहीं जाता ना। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में ही नहीं है तो इनसे पीछे वाले में तो कहाँ से होगा सिलोम। सो दैट्स वाई ये जो पहली 4 फाइला हैं हमारे पास, पोरीफेरा, सीलेंट्राटा, टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिन्थ्स, इन चारों में ही सिलोम नहीं पाया जाता, ए सिलोमेट होती हैं। In some animals, body cavity is not lined by mesoderm. Instead, mesoderm is present as scattered pouches in between ectoderm and endoderm. Such a body cavity is called pseudocoelom, and animals possessing them are called pseudocoelomates. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें मेसोडर्म सीधे सीधे लाइन नहीं करती सीलोम को। तो इनमें नोटिस करने वाली बात है कि इसमें बॉडी कैविटी होती है, सीलोम होता है इनमें, लेकिन एक बढ़िया तरीके से लाइन नहीं किया जाता वो मीजोडर्म के द्वारा, जैसा कि सिलोमेट में होता है, चारों तरफ से कवर करता है बॉडी कैविटी को मेसोडर्म। ऐसा नहीं होता इनमें। मेसोडर्म स्कैटर्ड पाउचेस की थैलों की फॉर्म में पड़ा रहता है कैविटी के अंदर। ये अरेंजमेंट होती है सूडोसिलोम। और ये सूडोसिलोमेट्स हुए ये ऑर्गेनिज्म पोजेसिंग दिस अरेंजमेंट। सिर्फ एक ही फाइला है आस्क हेल्मिन्थ्स जिनमें सूडोसिलोमेट कंडीशन पाई जाती है। एंड द एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट और एसिलोमेट्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स यहाँ पे दिया हुआ है। आगे एक टेबल आपको मिलेगी उसमें देखने को मिलेगा कि स्पॉन्जेस यानी पोरीफेरा, सीलेंट्राटा, टीनोफोर्स ये भी एसिलोमेट ही होते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में मीजोडर्म जिस सिलोम में पड़ी रहती है उसको सूडोसिलोम बोला जाता है। और यहाँ पे कोई सिलोम यानी कैविटी नहीं देखने को मिलती है आपको बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और जो कि मीजोडर्म के द्वारा लाइन की जाती है। यहाँ पे एक कैविटी थी जो कि एब्सेंट है इन एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स। आगे है बॉडी सेगमेंटेशन। तो ये जो 2-3 फीचर्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में यूज़ होते हैं, पीछे डिप्लोब्लास्टिक एंड टिप्लोब्लास्टिक था, यहाँ सेगमेंटेशन है। नोटोकॉर्ड भी ये जब शुरू में हमने फीचर्स पढ़े थे वहाँ पे गिवन नहीं थे, लेकिन ये आगे इनको इलेबोरेट करके बताया गया है तो वहाँ पे नहीं थे ये। Segmentation. In some animals, body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. इस फिनोमिना को बोला जाता है मेटामेरिज्म। For example, in earthworm, body shows this pattern called metameric segmentation and this phenomena is called metamorphism. तो earthworm का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है, लेकिन ये जो सेगमेंटेशन होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन ये कोर डाटा में भी पाई जाती है एंड इवन आर्थ्रोपोडा में भी होती है। तो अर्थवॉर्म एग्जांपल है एनिलिडा का। एनिलिडा के बाद आती है आर्थ्रोपोडा, उसमें भी होती है सेगमेंटेशन और कोर डाटा में भी होती है।
तो अर्थवॉर्म तो उसने दे ही दिया, एंड आप स्ट्रक्चर भी जानते हैं अर्थवॉर्म का, कैसे उसमें सीरियल रिपीटेशन होता है ऑर्गन सा, एक के बाद एक से दिखने वाले एक्सटर्नली और इंटरनली बोथ होते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखिए। आप जानते भी स्ट्रक्चर जानते हैं अर्थवॉर्म की, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरह से डिवाइडेड होते हैं सेगमेंट्स, और सीरियल रिपीटेशन होती है उन ऑर्गन्स की। तो अर्थवॉर्म आप जानते हैं, एंड आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन होती है। ये आपको उस जो डिस्क्रिप्शन है आर्थ्रोपोडा का वो पढ़ के भी समझ आ जाएगा। और एक ऑर्गेनिज्म होता है आर्थ्रोपोडा में, कॉकरोच, उसको डिटेल में पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में, तो उसमें भी सेगमेंटेशन पाई जाती है, सेगमेंटेड बॉडी होती है उसकी, सेगमेंटेड एब्डोमन उसमें पाया जाता है। तो डिटेल में स्ट्रक्चर तो उसी चैप्टर में देखेंगे, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों में पाया जाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब कोरडाटा में कैसे याद रखें, तो इसका एग्जांपल आप ह्यूमन बींग्स से ले सकते हैं। हम ह्यूमन बींग्स में भी मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है इन आर वर्टिब्रल कॉलम, उसमें सीरियल रिपीटेशन ऑफ वर्टिब्रा होती है। एंड आप इसको छू के भी पता लगा सकते हैं, एक्सटर्नली भी विजिबल है ये, और इंटरनली तो होती भी ही है। आप पढ़ेंगे इसको लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे वर्टिब्रा की। तो ऐसे आपने याद रखा कि तीनों में, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोरडाटा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है। आगे है नोटोकॉर्ड। It is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development, present in some animals. तो सिर्फ कोर्डेट्स में ही पाया जाता है ये कैरेक्टर, दैट्स वाई सम एनिमल्स बोला गया है यहाँ पे। एंड इट इज़ अ मेसोडर्मली डिराइव्ड। एक और ऑर्गन है हमारे ही सिलेबस के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपको उसका जिक्र मिलेगा, इट इज़ हार्ट। हार्ट इज़ आल्सो अ मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन, एंड इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ABCD में M के बाद N आता है। तो मेसोडर्मली डिराइव्ड जो स्ट्रक्चर है वो नोटोकॉर्ड होगी, ऐसे आपने याद रखा। और इसी के साथ यहीं पे याद रखिए कि हार्ट भी मेसोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। इट इज़ रॉड लाइक एंड फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड। तो डोर्सल साइड पे ये होती है, ये एक स्ट्रक्चर गिवन है। आगे चल के कोर्डेट्स का जब डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ पे आपको दिख जाएगा, साफ साफ दिख जाएगी कि डोर्सल साइड पे होती है ये, और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है मोस्ट ऑफ द कोर्डेट्स में। ये भी आपको जब डिटेल में कोर्डेट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। Animals with notochord are called chordates, and those which do not possess the structure are called non-chordates. So porifera से लेके इकाइनोडर्माटा, इवन द हेमिकोर्डाटा, इकाइनोडर्माटा के बाद आती है हेमिकोर्डाटा, उसमें भी नोटोकॉर्ड नहीं देखने को मिलता। नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसमें स्टोमोकॉर्ड होता है, लेकिन नोटोकॉर्ड तो नहीं है ना, एग्जैक्टली नोटोकॉर्ड तो नहीं है ना। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि जिसमें एग्जैक्टली नोटोकॉर्ड नहीं होता उसको नॉन कोर्डेट्स बोला गया। तो यहाँ पे हेमिकोर्डाटा भी आएगा, क्योंकि नोटोकॉर्ड एग्जैक्टली नहीं होता, उससे सिमिलर स्ट्रक्चर होती है उनमें स्टोमोकॉर्ड। तो ये था नोटोकॉर्ड। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए एक टेबल दी गई है आपको यहाँ पे, समरी इसको बोल सकते हैं, फीचर्स की दैट आर यूज टू क्लासीफाई एनिमल्स इनटू वेरियस फाइला। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं, ये हम जानते ही हैं। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छे से टेबल के अंदर दिया हुआ है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की है उसमें एनिमेलिया के कैरेक्टर्स में ये हमने पढ़ा था। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब सेलुलर होता है सिर्फ एक में, पोरीफेरा। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिखा। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है सीलेंट्राटा और टीनोफोरा में, 2 फाइला होती हैं। सीलेंट्राटा को नाइडेरिया भी बोला जाता है। और उसके बाद है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स में होता है। तो यहाँ भी देखिए प्लैटीहेल्मिन्थ्स को ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है, पीछे भी ऑर्गन लेवल बोला गया है, एंड इवन जो डिटेल में इसका जो फाइला का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी ऑर्गन लेवल बोला गया है। लेकिन सबसे लास्ट में समरी में इन सारे फाइला की जो समरी है वहाँ पे ऑर्गन सिस्टम इसको बोला गया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया
ऑलरेडी कर दिया है कि क्यों ऑर्गन को ऑर्गन सिस्टम भी बोला जा सकता है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है इसमें। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है बाकी सारे फाइला में आस्क हेल्मिन से लेके कोर डाटा तक। इसके बाद सिमेट्री की अगर बात करेंगे तो मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं पोरीफेरा। यहाँ पे मोस्टली वर्ड याद रखिए, इसको याद कैसे रखना है वो हम जब पोरीफेरा पढ़ेंगे तो देख लेंगे। और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है इन दो में, सीलेंट्राटा और टीनोफोरा के अंदर। उसके बाद बायलिटरल सिमेट्री होती है बाकी सब में, प्लैटीहेल्मिन्थ से लेके कोरडाटा तक। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है इकाइनोडर्माटा में। इट शोज दैट इकाइनोडर्माटा एग्जिबिट्स रेडियल और बायलिटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। तो लार्वल स्टेज में होती है बायलिटरल सिमेट्री और रेडियल होती है अडल्ट इकाइनोडर्म्स में। इसके बाद आता है सिलोम और बॉडी कैविटी। ए सिलोमाटा होते हैं पोरीफेरा और सीलेंट्राटा टीनोफोरा और आस्क प्लैटीहेल्मिन्थ तक। मैंने आपको बताया कि ये चारों के चारों फाइला ए सिलोमेट्स होते हैं। उसके बाद सूडो सिलो पाया जाता है सिर्फ एक फाइला में आस्क हेल्मिन्थ, और सारे के सारे सिलोमेट्स होते हैं इसके बाद एनिलिडा से लेके कोरडाटा तक। तो ये पढ़ा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमेलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे डेफिनेटली हॉटस्पॉट कहा जा सकता है इस चैप्टर का। क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं इससे। अब आगे है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी फाइला दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। सबसे पहले आती है पोरीफेरा, द मोस्ट प्रीमिटिव एनिमल्स। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। जैसा कि हमने देखा पहले भी, दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। सो इन जनरल मराइन होते हैं पोरीफेरा यानी स्पंजेस। सारे के सारे मराइन नहीं होते ऐसा बोला गया है, तो ये कैसे याद रखेंगे आप। एक एग्जांपल दिया गया है स्पंजेस के अंदर, स्पॉन्जिला या दिस वन स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर स्पंज होता है। तो इससे आप याद रखें कि ये सारे के सारे मराइन नहीं होते, फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं। दे आर ओनली जनरली मराइन और मोस्टली एसिमेट्रिकल। आप इससे ही याद रखेंगे मराइन से, क्योंकि ये जनरली मराइन होते हैं। तो एम से मराइन और एम से ये मोस्टली वर्ड याद रखना आपको, मोस्टली एसिमेट्रिकल, यानी सारे के सारे एसिमेट्रिकल नहीं होते, ज़्यादातर पोरीफेरा एसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्री या रेडियल बायलिटरल या रेडियल सिमेट्री भी पाई जा सकती है इनमें। ऐसा नहीं बोला कि बिल्कुल ही नहीं होती, मोस्टली एसिमेट्रिकल। मोस्टली वर्ड आप याद रखेंगे मराइन से। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization. Sponges have a water transport और canal system। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पॉन्जेस का, इम्पोर्टेंट है। आगे जाके इकाइनोडर्माटा में होता है वाटर वास्कुलर सिस्टम और यहाँ पे होता है वाटर कनाल सिस्टम, क्योंकि इनमें कनाल्स पाई जाती हैं बहुत सारी, दैट्स वाई कनाल सिस्टम इसको बोला गया है। इसी का इस्तेमाल मोस्ट ऑफ द काम्स को करने के लिए स्पॉन्जेस यूज़ करते हैं इस सिस्टम को, दैट्स वाई कनाल सिस्टम इन ऑर्गेनिज्म में होता है। वाटर्स एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड स्पोंजोसिल। तो ओस्टिया माइन्यूट पोर्स से स्पोंजोसिल सेंट्रल कैविटी में वाटर एंटर करता है एंड फ्रॉम वेयर इज गोज आउट थ्रू द ओस्क्यूलम। सो ओस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है, नहीं ओस्क्यूलम में एक बड़ा सा होल होता है जिसके थ्रू वाटर बाहर जाता है, वाटर के साथ फूड भी, और माइन्यूट पोर्स के थ्रू अंदर आता है वाटर। तो ओस्टिया, क्योंकि नाम ये छोटा है तो स्मॉल पोर्स यानी माइन्यूट पोर्स के लिए ओस्टिया वर्ड यूज़ होगा, ऐसे आप याद रखेंगे। और ओस्क्यूलम क्योंकि ये नाम बड़ा है तो जो बड़ा होल है जिसके थ्रू वाटर जाता है उसके लिए ओस्क्यूलम यूज़ किया गया है, तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि वाटर ओस्क्यूलम के थ्रू क्यों नहीं आता और ओस्टिया के थ्रू क्यों नहीं जाता, आता ही क्यों ओस्टिया के थ्रू है, जाता ही क्यों ओस्क्यूलम के थ्रू है, ये क्वेश्चन आपका जेन्युइन हो सकता है यहाँ पे। तो उसका रीज़न ये है क्योंकि ये ओस्टिया जो होता है माइन्यूट पोर्स, ये इनमें कनाल्स होती हैं जिनमें पाई जाती हैं क्वानोसाइट्स, और यही वो सेल्स होती हैं जो इसके डाइजेशन में हेल्प होती है करती हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन इसमें होता है।
तो जब वाटर आता है और उसके साथ फूड आता है तो इन सेल्स के थ्रू होके गुजरता है और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर लेती हैं, और जो बचता है फिर स्पोंजोसिल कैविटी में आ जाता है, वो फिर ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होता है फूड के आने का और जाने का। दैट्स वाई ओस्कुलम से बाहर जाता है, जो बच जाता है वो बड़े होल ओस्कुलम से बाहर जाता है। एंड दिस थिंग सेंट्रल कैविटी स्पोंजोसिल इसका नाम है, आप देख के आए हैं, ये जो सील वर्ड है सिलोम से ये निकला है। एंड सिलो हम जानते हैं कैविटी होता है, तो स्पोंजिस में पाई जाने वाली कैविटी, सेंट्रल कैविटी को स्पोंजोसील बोला गया है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ओस्टिया से फूड आता है वाटर के थ्रू, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो इसमें कोई सिस्टम्स नहीं होते, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा कुछ नहीं होता इसमें। सारा का सारा काम ये कनाल सिस्टम ही करता है, वो बात आपको यहाँ पे बताई गई है। क्वानोसाइट्स और कोलर सेल्स। अब इनको कोलर सेल्स क्यों बोला जाता है, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि फ्लैजिला इसमें पाई जाती है, तो कोलर जैसी अपीरियंस हो जाती है। फ्लैजिला इसमें होती है, ये मुझे कैसे पता, इसकी जो समरी दी गई है इस चैप्टर के एनुअल क्यूरिकुलम की, उसमें आपको मिले ये स्टेटमेंट मिलेगी कि फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट्स होती हैं इसमें। तो इससे डेफिनेटली आपको पता लगता है कि हर चैप्टर की समरी भी आपको पढ़नी चाहिए। फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट्स लाइन द स्पोंजोसिल एंड द कनाल्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही वो हैं जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। सो सारी सेंट्रल कैविटी यानी स्पोंजोसिल और जितनी भी दूसरी कनाल्स होती हैं छोटी इनमें, उनमें भी कॉनोसाइट्स पाई जाती हैं। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि क्यों इनमें इंट्रासेलुलर ही डाइजेशन पाया जाता है। इंट्रासेलुलर मीन्स इनसाइड द सेल, इंटर होता है बिटवीन द, इंटरसेलुलर अगर हम बोलेंगे तो बिटवीन द सेल्स, एंड इंट्रा मीन्स इनसाइड। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केल्टन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स के आधार पे भी इन पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन किया जाता है, लेकिन वो क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन, तो इसलिए हमें उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद रखिए कि दो टाइप के इनमें स्केल्टन्स पाए जा सकते हैं, एक तो स्पाइक्यूल से बना है, एक स्पॉन्जिन फाइबर से बना है, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट हर्माफ्रोडाइट, मैंने आपको बोला था कि ये जो वर्ड है ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, मुझे याद नहीं रहा, ये इसी चैप्टर में भी है। तो हर्माफ्रोडाइट उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जिनमें एग्स एंड स्पर्म्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल। तो एक्चुअली इनमें ऑर्गन्स तो होते नहीं हैं, सेल्स ही होती हैं। तो जो सेल्स बनाती हैं एग्स और स्पर्म्स को, यानी मेल एंड फीमेल गैमेट, वो एक ही ऑर्गेनिज्म में जब प्रेजेंट हो तो उसको हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। मैं बता चुका इसको पहले भी, पोरीफेरा हर्माफ्रोडाइट होते हैं। इसके अलावा टीनोफोरा में भी आपको हर्माफ्रोडाइट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। मैंने शायद आपको नहीं बताया, लेकिन ये स्टेटमेंट गिवन है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में भी कि प्रीमिटिव एनिमल्स में जो लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पे गिवन है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड ये जो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होती है इट इज़ समवट लाइक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स बनते हैं, और यहाँ भी क्योंकि जेनेटिकली सेम ही ऑर्गेनिज्म है जिसमें एग्स और स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसमें वेरिएशन यानी इवोल्यूशन का कोई चांस नहीं होता। तो ये भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा ही है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लोअर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स चाहे प्लांट्स, उनमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और हाइयर में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, क्योंकि वो एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो ये लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, पोरीफेरा, सीलेंट्राटा, या दोनों, इन दोनों में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और हर्माफ्रोडाइट भी पाए जाते हैं। तो ये मैंने रीज़न बताया आपको कि क्यों इन्हीं दोनों फाइला में ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और हर्माफ्रोडाइट कंडीशन पाई जाती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन
ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन एनिमल्स, प्रिमिटिव एनिमल्स। स्पॉन्जेस में ये होता है और सीलेंट्राटा में भी ये पाया जाता है। हाइड्रा का एग्जांपल आपको मिल जाएगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में, उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये तो आप जानते ही हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, तो ये आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि इसमें डाइजेशन इंट्रा सेलुलर होता है, सेल के इनसाइड ही, तो फर्टिलाइजेशन भी इसमें इंटरनल ही होगा, ऐसे आप याद रखेंगे। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स देयर इज अ लार्वा। जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है तो एक ऑर्गेनिज्म से सीधे दूसरा ऑर्गेनिज्म उससे सिमिलर दिखने वाला प्रोड्यूस होता है। इनडायरेक्ट में एक लार्वल स्टेज होती है बीच में, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। तो ऑफकोर्स अगर लार्वल स्टेज है तो वो डिस्टिंक्ट यानी अलग दिखने वाली तो होगी ही ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि डायरेक्ट डेवलपमेंट में होती है जो सिमिलर दिखने वाला ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर अडल्ट से जो होता है उसमें, वो तो डायरेक्ट में होता है। क्योंकि यहाँ इनडायरेक्ट है यानी लार्वा इन्वॉल्व है, तो जो अडल्ट ऑर्गेनिज्म से उससे अलग ही दिखेगा, उससे सिमिलर नहीं होगा। सो दैट्स वाई बोला गया मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है लार्वा। एक्चुअली ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक होता है ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है इस चैप्टर में। सिर्फ 5 ही ऐसे फाइला हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, तो इन पांचों को याद कर लीजिए। बाकी सबको आंख मूंद के आप मार दीजिए, इंटरनल होगा बाकी सब में। तो कौन से हैं ये 5? सबसे पहला आता है टीनोफोरा, सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टीनोफोरा में आया था। उसके बाद है इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा एंड ओस्टिक थाइज एंड एम्फीबियंस। तो इकाइनोडर्माटा और हेमिकोडाटा ये दोनों एक साथ आती हैं। ओस्टिक थाइज और एम्फीबियंस ये कोर्डेट्स में होते हैं, ये भी एक साथ आते हैं, तो ये एक साथ याद हो जाएंगे। शुरुआत टीनोफोरा से होती है, ये आपको याद रखना है, और ये ऐसे याद हो जाएगा क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन सील टीनोफोरा से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। पोरीफेरा और सीलेंट्राटा इन दोनों में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन एनिमल से स्टार्ट हुआ था तो वो थे टीनोफोरा, तो यहीं से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी शुरुआत हुई, ऐसे आप याद रखेंगे। तो टीनोफोरा, इकाइनो, हेमिकोडाटा, ओस्टिक थाइज एंड एम्फीबियन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाकी सब में इंटरनल होता है, ऐसे याद रखना है आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब इनके एग्जांपल्स हैं स्पॉन्जेस के, साइकन स्काइफा, या तो याद रखना आसान है, राइमिंग हो रही है। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज होती है, इसको आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि इसमें जीला आ रहा है पीछे, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, इसमें मराइन वाटर, इसको गीला लगता है, इसको ऐसे याद रखेंगे आप। दैट्स वाई ये फ्रेश वाटर में चला गया स्पॉन्जिला। और तीसरा एग्जांपल है यू स्पॉन्जिया, जिसको बाथ स्पंज बोलते हैं। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जो ह्यूमंस होते हैं अपने यूज़ की चीज़ों को ही वो अच्छी मानते हैं, सिर्फ उनको ही लायक मानते हैं। तो यू स्पॉन्जिया का अर्थ हुआ ट्रू स्पॉन्जिया। यू का मीनिंग ट्रू होता है, ये हम पिछले चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी देख चुके हैं। तो यू स्पॉन्जिया आदमी सिर्फ उसी को मानेगा, यानी असली स्पंज आदमी सिर्फ उसी को मानेगा जो हमारे काम आ रहा है, नहाने के काम आ रहा है जो। तो ये स्पंज हमारे नहाने के काम आता है, इसलिए सिर्फ इसी को ही असली स्पंज मानते हैं, यू स्पॉन्जिया। इस ऐसे इसको याद रखना है। अब इसमें जो डायग्राम्स दिए हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे डायग्राम्स देके भी ऑर्गेनिज्म पूछा जा सकता है कि कौन सा है। तो ये होता है साइकन। इसमें क्योंकि आपको दो कानों जैसी स्ट्रक्चर दिख रही हैं, ये दोनों एक्चुअली ये जो बड़े बड़े कांस होते हैं ये मैमल्स में पाए जाते हैं, कैटल्स के अंदर जैसे गाय भैंस होती हैं तो उनमें इतने बड़े बड़े कांस होते हैं। तो कन से इसे आप ऐसे याद रखेंगे, इसमें बड़े बड़े कांस होते हैं, ये साइकन होगा। तो ऐसे ही इस स्ट्रक्चर को याद किया हमने। दूसरा है ये यू स्पॉन्जिया, ये तो देख के ही पता लग रहा है कि नहाने में यूज़ होगा ये स्पंज, क्योंकि ऐसे ही मिलते हैं मार्केट्स में जो स्पंज नहाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये है यू स्पॉन्जिया। एंड द लास्ट वन इज स्पॉन्जिला। तो इसमें 3 ही स्ट्रक्चर हैं। आप अल्टरनेट वे में भी इसको याद कर सकते हैं स्पॉन्जिला को, 2 को आपने याद रखना सीख लिया।
वैसे इसकी भी ट्रिक बनाई हुई है। इसमें दो गोलाकार आपको स्ट्रक्चर देखने को मिली हैं, ये दो गोले देखने को मिल रहे हैं। एंड इस गीला इसके नाम के पीछे आ रहा है, तो गीला से गोला आपको याद रखना अगर अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये थे तीनों एग्जांपल स्पॉन्जिस के। यहाँ पे हमने कंप्लीट की किंग फाइला स्पोरीफेरा। इसके बाद आती है सीलेंट्राटा, जिसको नाइडेरिया भी बोला जाता है। एक्वाटिक मोस्टली मराइन, तो इसमें यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया कि एक्वाटिक यानी फ्रेश वाटर, मराइन दोनों होते हैं, लेकिन बाद में ये भी बोल दिया कि मोस्टली मराइन होते हैं। तो अगेन मोस्टली एम से और मराइन एम से, ये आप याद रख सकते हैं कि दीज आर मोस्टली मराइन, क्योंकि पीछे भी मोस्टली मराइन ही थे। तो इवोल्यूशनरी ट्रेंड में भी पीछे से कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होने चाहिए इनके। ससाइल और फ्री स्विमिंग, ससाइल वो फॉर्म होती है जो मूव नहीं कर सकती, और फ्री स्विमिंग एज द नेम सजेस्ट फ्रीली मूव कर सकते हैं ये। तो दोनों टाइप की फॉर्म्स इनमें पाई जाती है। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, तो ये जो रेडियल सिमेट्री है इट इज़ एसोसिएटेड विद ससाइल फॉर्म ऑफ लाइफ, जो कि स्टेशनरी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते, उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। दैट्स वाई इन सब में रेडियल सिमेट्री होते हैं, क्योंकि ससाइल फॉर्म भी पाई जाती हैं इनमें। ये बॉडी फॉर्म्स होते हैं एक्चुअली, ये दोनों ये जो फॉर्म है ससाइल और फीलिंग, एक ही ऑर्गेनिज्म में हो सकती हैं ये। वन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस अदर ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअली एंड द अदर डू दिस थिंग एसेक्सुअली। ये मेटाजेनेसिस एक फिनोमेना होता है इनमें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इससे आपको क्लियर होगा कि कैसे ये दोनों फॉर्म्स, इनके नाम भी नीचे दिए गए, ये एग्जिस्ट करती हैं एक ही ऑर्गेनिज्म में। द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। तो नीडोसाइट्स, ये जो साइट वर्ड है ये सेल्स के लिए यूज किया जाता है। तो नीडोब्लास्ट आर नथिंग बट सेल्स विच कंटेन्स स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसिस्ट्स। तो निमेटोसिस्ट होते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल्स, जो कि नीडोब्लास्ट यानी नीडोसाइट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो सेल्स होती हैं नीडोसाइट्स, इनके अंदर होते हैं दीज केमिकल्स कोल्ड स्टिंगिंग कैप्सूल्स और निमेटोसाइट्स। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, नीडोब्लास्ट की स्ट्रक्चर है ये, याद रखिए। निमेटोसिस्ट नहीं है ये, जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल होता है, ये ऊपर दिख रहा है इसके, ये हो सकता है निमेटोसिस्ट। ये पूरी स्ट्रक्चर है नीडोब्लास्ट, इसको ऐसे याद रखें कि ये बम जैसा दिख रहा है ये। ब्लास्ट कभी भी हो सकता है ये, अगर ये ऊपर का इसका जो धागा है ये रिमूव कर दिया जाए तो ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए नीडो ब्लास्ट, ऐसे आपको याद रखना है इसको। दिस ब्लास्ट वर्ड इज आल्सो एसोसिएटेड विद सेल्स। ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, क्लास 12 बायोलॉजी, दैट ब्लास्टोमर्स बनते हैं जाइगोट से। जब जाइगोट डिवाइड करता है तो सेल्स ही डिवाइड करती हैं जाइगोट में। तो दिस ब्लास्ट वर्ड इज आल्सो एसोसिएटेड विद सेल्स। निमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट ऑन टेंटेकल्स एंड द बॉडी। तो ये चीज़ थी टेंटेकल्स, जिसको देख के मैंने आइडेंटिफाई किया था कि वो हाइड्रा है ऑर्गेनिज्म पीछे, एंड द बॉडी। सो टेंटेकल्स और बॉडी दोनों पे प्रेजेंट होते हैं निमेटोसिस्ट। इनका यूज़ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर जगह प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये है इसकी बॉडी, हाइड्रा है ये, उसकी स्ट्रक्चर गिवन है, और ये है टेंटेकल्स। तो इन दोनों पे आपको मिलते हैं निमेटोसाइड्स। इनका प्रोटेक्शन में यूज़ होता है, तो हर जगह प्रेजेंट होने चाहिए, तो जस्टिफाइड है इनकी अपीयरेंस दोनों पे। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ प्रे। तो एनकरेज होता है किसी सबस्टेशन से जुड़ना, यानी बेस फाउंडेशन फॉर्म करना। जब जो ससाइल फॉर्म होती है उसको अटैच होना होता है किसी सबस्टेशन से, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनकरेज, यानी जुड़ना ऑर्गेनिज्म का सबस्टेशन से। डिफेंस यानी अपने प्रोटेक्शन में भी यूज़ करता है निमेटोसाइट्स को, दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए उन पर हमला कर सकता हो निमेटोसिस के ज़रिए। एंड कैप्चर ऑफ प्रे, खाने के लिए भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी अटैक के लिए भी और डिफेंस के लिए भी।
नाइडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हम जानते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. दिस इज आल्सो वी नो they have a central gastrovascular cavity similar to sponges with a single opening mouth on hypostome. जस्ट एज आई हैव टोल्ड यू कि सिंगल ओपनिंग होती है इनमें, यानी कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हें पाया जाता है. सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटी एलिमेंट्स तीनों में इनकम्प्लीट होता है, सिर्फ एक माउथ होता है ऑन हाइपोस्टोम. अब ये भी समझने वाली चीज़ है, ये अरेंजमेंट आपको याद होना चाहिए. सबसे पहले इस ऑर्गेनिज्म में आता है माउथ, उसके नीचे होता है हाइपोस्टम्स और उसके नीचे ये सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है. ये सीक्वेंस आपको इस नाम से भी क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको मीनिंग जानते हैं. तो हाइपो का वर्ड का मीनिंग होता है नीचे, और स्टोम का मतलब होता है कैविटी. जैसे स्टोमेटा भी होता है, इसको अनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ने वाले हैं. स्टोमेटा इज नथिंग बट अ कैविटी जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज और फोटोसिंथेसिस हो सकता है. तो स्टोम मैंने कैविटी, हाइपो मैंने नीचे. तो कैविटी जिसके नीचे होती है उसको हाइपोस्टोम बोला जाता है. तो ये हुआ इस वर्ड का मीनिंग. तो माउथ हुआ, फिर हाइपोस्टोम और उसके नीचे कैविटी. ये सीक्वेंस याद होना चाहिए. इसके जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनिज्म नाइडेरिया के. डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. तो अब क्योंकि इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया है, लेकिन इस जो प्रीमिटिव थे इनसे पिछले वाले ऑर्गेनिज्म, उनमें इंट्रा सेलुलर था, तो उनकी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक इनसे एसोसिएटेड जरूर होंगी. बिल्कुल ही एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं आ गया है इसमें, सब में एक्स्ट्रा सेलुलर नहीं होता. प्रीमिटिव सीलेंट्रेट्स में क्योंकि पोरीफेरा से जुड़े होते हैं वो, तो उनमें इंट्रा सेलुलर पाया जाता है डाइजेशन. और जो एडवांस हो गए सीलेंट्रेट्स उनमें एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाता है. अब एक्स्ट्रा सेलुलर क्यों आया आप ये अच्छे से जानते हैं. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस होते हैं सेल्स के, तो वो सारी इकट्ठा होके एक काम कर सकती हैं सेल्स कोऑर्डिनेशन में. तो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी सेल्स के बाहर भी बहुत सारी सेल्स इकट्ठा होकर डाइजेशन कर सकती हैं. ऐसा नहीं है कि सभी सेल्स अपने डाइजेशन का खुद ध्यान रख रही हैं, एक एक सेल, जो कि इंट्रा सेलुलर में होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में. Some of the cnidarians, example corals, have skeleton composed of calcium carbonate. तो ये याद रखना आसान है. corals सी से स्टार्ट हो रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट भी सी से ही स्टार्ट होता है. तो इससे आप याद रखना कि कोरल्स में स्केल्टन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. Cnidarians exhibit two basic body forms called polyp and medusa. द फॉर्मर इज अ ससाइल एंड सिलेंड्रिकल. तो पोलिप से आप पाइप याद रखेंगे, एंड पाइप सिलेंड्रिकल होती है, तो इससे आपको याद हो जाएगा ये ससाइल भी होती है. इसके स्ट्रक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि दूसरी जो फॉर्म होती है मेडूसा, इसकी देखिए स्ट्रक्चर ऐसा दिख ही रहा है कि ये तैरने के लिए कैपेबल होती है, मोशन के लिए, मूविंग के लिए, स्विमिंग के लिए. इसकी स्ट्रक्चर से क्लियर होता है, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर स्टेशनरी जैसी लग रही है. इसमें सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं होती कि वो पानी के बहाव के साथ मूव कर पाए, तो एक जगह पे पड़ी रहती है वो, इसलिए ससाइल फॉर्म होती है सिलेंड्रिकल. लेकिन ये जो मेडूसा फॉर्म होती है ये अम्ब्रेला शेप्ड है, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि पानी के बहाव के साथ इसलिए जा पाती है, तो मूविंग होती है, फ्री स्विमिंग इसको बोला है. सो फॉर्मर पोलिप इज ससाइल एंड सिलेंड्रिकल. हाइड्रा और एडेम्सिया इसके एग्जांपल हैं. तो याद रखिए हाइड्रा की स्ट्रक्चर हमने देखी अभी, कुछ कुछ ऐसे ही थी. ये टेंटेकल्स यहाँ पे माइक्रो दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे डिटेल इसका जो मैक्रोस्कोपिक है जूम्ड स्ट्रक्चर दिखाई गई है, लेकिन होते वो ऐसे ही हैं. तो ये हाइड्रा की स्ट्रक्चर है. हाइड्रा और एडेम्सिया दोनों में डी डी आ रहा है, तो एक साथ ये याद हो जाएंगे दोनों नाम आपको. पोलीफॉर्म होती है इन दोनों में. Whereas the latter medusa is umbrella shaped as I have told you, and it is free swimming because की स्ट्रक्चर सजेस्ट कर रही है कि फ्री स्विमिंग ही होगी वो. ओरेलिया और जेलीफिश इनमें पाई जाती है ये मेडूसा स्ट्रक्चर. तो ओरेलिया में यहाँ पे एली दिख रहा है आपको, एंड जेली भी सिमिलर साउंड कर रहा है, तो ऐसे आप याद रखेंगे इसको. Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation. मेटाजेनेसिस फिर हम लोग को बोला गया है. इसको डिस्टिंग्विश करना सीखिए फ्रॉम मेटामेरिक सेगमेंटेशन.
यानी मेटामेरिज्म। तो वहाँ पे क्योंकि मेटामर्स होते हैं इसलिए मेटामेरिज्म वहाँ पे यूज़ होगा। और यहाँ पे जेनेसिस आ रहा है इसके बेटे, मैच जेनेसिस, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है ये। इसका मतलब क्या है? पोलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म पोलिप सेक्सुअली। ओबेलिया में ये कंडीशन पाई जाती है। तो ये तो हम देख लेंगे, लेकिन पहले ये देखा जाए कि कौन सी फॉर्म किस टाइप का रिप्रोडक्शन करेगी। पोलिप क्योंकि ये स्टेशनरी होती है, एंड आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में भी कैसे होता है। देयर इज़ अ नीड फॉर मोशन, मूवमेंट के लिए जगह होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो स्टेशनरी ससाइल फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, वो ए सेक्सुअल करेगी। सिर्फ मेडूसा ही है जो कि फ्रीली मूवेबल फॉर्म होती है, तो ये कर सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये पोलिप प्रोड्यूस करेगी सेक्सुअली, एंड पोलिप प्रोड्यूस करेगी मेडूसा को ए सेक्सुअली, क्योंकि ये स्टेशनरी होती है। ओबेलिया के अंदर ये कंडीशन पाई जाती है। ओबेलिया में क्योंकि बी आता है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि बोथ फॉर्म्स इसमें एग्जिस्ट करती हैं, बी से बोथ। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके। ये स्ट्रक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं मेडूसा और पोलिफॉर्म की। एग्जांपल फाइसेलिया, पर्टगीज मैन ऑफ वार। तो पी से ये क्लियर हो रहा है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको याद रखने में। एडमसिया, सी एनिमोन अगेन, ए से एडमसिया, ए से एनिमोन। उसके बाद है पेनाटुला, सी पेन। अब इसमें भी पेन आ रहा है, इसमें भी पेन आ रहा है। गर्गोनिया होता है सी फैन। अब इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि ए बी सी डी के अंदर एफ के बाद जी आता है। तो सी फैन में एफ आ रहा है और गर्गोनिया में जी, तो ऐसे आप याद रखेंगे गर्गोनिया सी फैन होता है। और मीन ड्राइना होता है ब्रेन कोराल। तो इसमें रीना और रेन ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं, तो इसका आपको याद हो जाएगा कि मीन ड्राइना का नाम ब्रेन कोराल होता है। और याद रखिए कोराल्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केल्टन पाया जाता है। जब ऐसे आपको पीछे जो यूज़ हो चुके हैं वर्ड वो दिखें तो रिवीजन करते चलिए साथ में। तो ये हमने करी दो फाइलम, स्पोंजेस यानी पोरीफेरा और नाइडेरियंस। इसके बाद आते हैं टीनोफोरा। सो अराउंड 3 मिनट्स बचे हैं इस लेक्चर में 1 आवर के कंप्लीट होने में। आई डोंट थिंक सो टीनोफोरा को 3 मिनट्स में कंप्लीट किया जा सकता है। सो इट वुड बी बेटर टू टेक दिस टीनोफोरा इन द नेक्स्ट पार्ट।